नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू करने के लिए जा रहे हैं। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा कि हमने लगभग 36 घंटों में पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट किया है। मेरा ये अनुमान है कि हम 20 घंटों में पूरा का पूरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास कवर कर लेंगे। और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसका कारण है हमारी क्लासेस का रिकॉर्डेड फॉर्म में होना। आपने देखा कि सिर्फ 36 घंटे का समय लगा है। अगर आप टोटल ड्यूरेशन चेक करेंगे एंशंट की, तो सिर्फ 36 घंटे की रही है, जिसका मुख्य कारण रहा कि हमारी क्लास रिकॉर्डेड थी। उसमें 1 मिनट भी हमने कोई भी फालतू की बकवास नहीं की। पूरा का पूरा कंटेंट आपके पास गया और आपने कंटेंट को कंज्यूम किया। तो शुरुआत से ही मेरा ये मानना रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास की इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत हेल्पफुल होती है और ये बहुत हेल्प करती है आपको सिलेबस को जल्दी पूरा करने में और कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करने में, प्यारे दोस्तों। तो यही प्रयास हमारा मध्यकाल में रहेगा। मध्यकाल अपेक्षाकृत छोटा टॉपिक है, तो मेरा जो अनुमान है वो 15 से 20 घंटे मान करके चलिए कि 20 घंटे के आसपास 25 लेक्चर ले लेंगे। 20-25 लेक्चर, लेकिन 20 घंटे के आसपास हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इसकी शुरुआत हो रही है। कल हमने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया, 16 अगस्त आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और अब हमारे लेक्चर का एक निश्चित समय रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम रहेगा। वही सोमवार से शुक्रवार हम मिला करेंगे और रात में 8 बजे ये लेक्चर आपको मिला करेगा। तो सोमवार से शुक्रवार रात में 8 बजे आपको यह लेक्चर मिला करेगा। वही जितने भी दोस्त हमारे पेड एप्लीकेशन पर हैं, जैसे क्विज आपको पहले मिले हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप पुराने लेक्चर्स के देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास मैंने आपको प्रश्न दिए हैं, जो एंशियंट हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं, और 1000 से ज़्यादा ही होंगे। यहाँ पर भी मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको कम से कम 700-800 क्वेश्चंस दे दूं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं किसी भी एग्जाम में, उन सभी के लिए आपको ये हेल्पफुल हो जाए। सेशन शुरू करने से पहले दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं कि आप बार बार ये कमेंट करते हैं कि ये किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी एग्जाम जहां इतिहास पूछा जाना हो, उस हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, जितने भी लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक परीक्षा होती है, जैसे एमपीपीएससी का प्रीलिम्स, हर एग्जाम के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आप एक बार जाकर के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखिए, संभावित प्रश्नों को देखिए और इसको लगाइए। और मुख्य परीक्षा में अभी हमारे एमपीपीएससी के दोस्तों का बड़ा अच्छा मैसेज आया कि सर, हमने 2 और 7 नंबर के जो मुख्य परीक्षा के सवाल थे वो भी बहुत सारे लगा लिए। एक बच्चे ने बहुत प्यारा, बहुत अच्छा मैसेज किया कि 2 नंबर का तो सर एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप छूट रहा हो। एमपीपीएससी में जो पैटर्न होता है वो इसी तरीके का होता है। और सर, बहुत सारे सवाल 7 नंबर के भी हमारे इसी से बन रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से उस कंटेंट को कवर किया था। तो आपको अपनी अप्रोच देखनी है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी जहां पर इतिहास पूछा जा रहा हो, आपके लिए यह समान रूप से उपयोगी रहेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए, सीरीज का नाम जरूर लूसेंट और घटना चक्र को डिकोड करना है, क्योंकि 2 किताबें इस पूरी सीरीज का आधार हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत कुछ इस पूरे कंटेंट में मिलेगा। प्राचीन में भी आपने देखा कि सिर्फ लूसेंट और घटना चक्र नहीं थी। लूसेंट और घटना चक्र मेरा आधार है, वो मेरी आधारशिला है जिन पर ये सीरीज बन रही है। लेकिन उसके ऊपर से इसमें एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी अलग अलग जो मेरे पास किताबें हैं, जो मेरे पास नॉलेज है, वो सभी मैं इसमें डाल देता हूँ और वही फैक्ट मैं इंक्लूड कर रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। तो पूरा प्रयास रहेगा कि मध्यकाल की यह श्रृंखला आपके लिए बहुत मददगार साबित हो और ये भी आपके एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करे। साथियों, मेरा बस आपसे एक निवेदन है कि पढ़िएगा बहुत अच्छे से। तरीका वही है, क्लास अटेंड कीजिए, पीडीएफ नोट्स को 2 से 3 बार पढ़िए, क्विज 3 से 4 बार लगाइए और रिवीजन कम से कम 6 बार कीजिए। कंटेंट
इतना ही आप पढ़ लेंगे तो जो भी पेपर आप दे रहे हैं उसमें 80% इससे बाहर नहीं जाने वाला, बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाला। तो प्लीज इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका एकमात्र स्रोत होना चाहिए। निवेदन बस इतना है कि क्लासेस करो, पीडीएफ को 4 से 5 बार पढ़ो, क्विज को 6 से 7 बार लगाओ और रिवीजन 6 से 7 बार करो। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, आई रियली वांट कि आप टॉपिक को कंप्लीट मत करो, आप टॉपिक पर कमांड लेकर के आओ। कंप्लीशन बहुत लोग करते हैं, कमांड बहुत कम लोग लेकर के आते हैं। कमांड का मतलब ये होता है कि सर आपने हमें नोट्स दिए हैं, आपने क्लासेस पढ़ाई हैं, जो मन चाहे पूछ लो। आज अगर आपने एशियंट कंप्लीट कर ली, मैं बीच में से एक टॉपिक उठा करके पूछ लूं कि अच्छा राजा मिहिर भोज का संबंध कहां से था, तो कहानियां याद आ जानी चाहिए, उनकी उपाधि याद आ जानी चाहिए, किस क्षेत्र से थे। तुरंत मैंने एक शब्द बोल दिया रत्नावली, तो हर्षवर्धन की पूरी कहानी याद आ जानी चाहिए। ये होता है कमांड बनाना। मैंने कहा बृहदेश्वर मंदिर, तो चोल की कहानी आपको याद आ जानी चाहिए। ये होता है कमांड बनाना। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना बेहतर आप अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम शुरुआत के 10-15 मिनट में अपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉपिक को समझेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और आज ही हम अपना पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इस्लाम का उदय, राइज ऑफ इस्लाम। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पाठ्यक्रम कैसा होगा, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का हमारा सिलेबस कैसा होगा। प्यारे दोस्तों, देखें जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा इस्लाम का उदय अर्थात ओरिजिन ऑफ इस्लाम। अब आप कहेंगे सर कि ओरिजिन ऑफ इस्लाम समझना क्यों जरूरी है? ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इतिहास के 3 हिस्से हैं, वो सारी चीजें मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षाओं में समझा चुका हूं। एक निवेदन और है कि अगर कोई व्यक्ति सीधा यहाँ से टॉपिक को देखना शुरू कर रहा है, सीधा अगर यहाँ से टॉपिक को देखना शुरू कर रहा है, तो आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट कि एक तो लेक्चर नंबर 35 जो एंशिएंट का है वो देख लीजिएगा, और एंशिएंट का पहला और दूसरा लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, तो एक आइडिया डेवलप हो जाएगा हिस्ट्री को लेकर के। ठीक, अब हमें इस्लाम का उदय इसलिए पढ़ना होता है कि मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, उसमें आपको बहुत सारे मुस्लिम राज्य और मुस्लिम शासक देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें इस कहानी को समझना होगा कि कैसे भारत में 630 एडी में पहली बार केरल के मालाबार तट पर मुसलमान पहुंचते हैं। इसके बाद 712 एडी में भारत में मोहम्मद बिन कासिम जो है, जो अरबी आक्रांता था, उसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। इस पूरी कहानी को पहले हमें समझना होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक अरबी मुस्लिम था, वो भारत के सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है। इसके बाद महमूद गजनवी जो कि एक तुर्की मुसलमान था, वह भारत पर आक्रमण करता है, और अंततः मोहम्मद गौरी 1195-75 के आसपास भारत पर आक्रमण करता है, और गौरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। यहां से विधिवत रूप से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत के बाद कुछ समय का विराम आता है, और तुरंत ही बाबर के द्वारा स्थापना कर दी जाती है मुगल साम्राज्य की, जो लगभग भारत में एक लंबे समय तक ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 200-250 साल का उनका भी शासनकाल होता है। तो मध्यकाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम शासकों से ही घिरा हुआ है। तो हमें यह समझना होगा कि इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ, इस्लाम भारत तक कैसे पहुंचा, कैसे उन्होंने राज्य की स्थापना की। इसके बाद जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे भारत में होने वाले मुस्लिम आक्रमण, और यहाँ हमारे 3 अलग अलग टॉपिक बनेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जिसने 712 एडी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया। फिर हम चर्चा करेंगे गजनवी के बारे में, जिसने 1000 एडी के आसपास भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। और फिर हम चर्चा करेंगे गौरी के बारे में, जिसने 1175 से 1206 के आसपास भारत पर आक्रमण किए, इंडिया पर अटैक किया। ठीक है, भारत पर आक्रमण किए, इंडिया पर अटैक किए साथियों। तो ये 3 टॉपिक हमें समझना होगा, मोहम्मद बिन कासिम,
महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये तीनों टॉपिक हमें बहुत अच्छे से डिस्कस करने होंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा दिल्ली सल्तनत। ये बड़ा टॉपिक है। अब दिल्ली सल्तनत इसलिए बड़ा टॉपिक है कि दिल्ली सल्तनत बहुत हद तक आपको मगध की याद दिलाएगा। आपको पता है हमने मगध वाला टॉपिक पढ़ा था और उस टॉपिक में हमने ये चर्चा की थी कि मगध एक राज्य है जहां पर 4 अलग अलग वंशों ने शासन किया। वहां बृहदत्त वंश ने शासन किया, फिर हर्यक वंश ने शासन किया, इसके बाद उस क्षेत्र पर शिशुनाग वंश ने शासन किया और आखिरी में नंद वंश वहां शासन करता है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलकर के वहां भारत के पहले साम्राज्य अर्थात मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर भी 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया। तो पहले तो हमें इनका राजनीतिक इतिहास पढ़ना होगा, इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी होगी। और राजनीतिक इतिहास में हम चर्चा करेंगे मामलुक वंश के बारे में, जिन्हें गुलाम वंश भी कहा जाता है। हम चर्चा करेंगे खिलजीज के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी। यहीं पर हम चर्चा करेंगे तुगलक के बारे में, तुगलक। ठीक, हमें चर्चा करना होगा सैयद वंश के बारे में और लोदी वंश के बारे में। तो ये प्रमुख वंश और इनके प्रमुख शासक, उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, उनके द्वारा बनाई गई प्रमुख नीतियां, ये सब हमें चर्चा करना होगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। राजनीतिक क्षेत्र पढ़ने के बाद हमें प्रशासन का एक अलग से क्लास लेनी होगी कि प्रशासन कैसा रहा। और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हर एक प्रकार का प्रशासन, हर एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे उनका राजनीतिक संरचना कैसी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, जुडिशियल और मिलिट्री सिस्टम कैसा था, न्यायिक और सैन्य व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। प्रशासन पढ़ने के बाद इस काल में वास्तुकला का क्या विकास हुआ है, अर्थात आर्किटेक्ट एंड आर्ट, वास्तुकला और अन्य प्रकार की कलाओं का कितना विकास हुआ है, हमें ये डिस्कस करना होगा। साहित्य कौन कौन से बने, कौन कौन सी किताबें लिखी गई, कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ से भारत में आपको मॉन्यूमेंट्स का कल्चर बड़े पैमाने पर देखने मिलेगा, महलों का कल्चर बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलेगा। तो हमें वास्तुकला की चर्चा करनी होगी। तो ये 2 टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा हम एक बेसिक टॉपिक अन्य में हम समाज, अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। तो दिल्ली सल्तनत एक बड़ा टॉपिक है, प्रश्न भी यहाँ से बहुत आते हैं, सिलेबस में दिया गया है। तो इतनी चीजें हमें अच्छे से कवर करनी होंगी साथियों। दिल्ली सल्तनत पढ़ने के बाद जब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, तो उसी समय पर 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का गठन होता है। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक बहुत महानतम साम्राज्य रहा है, बहुत महानतम साम्राज्य रहा है विजयनगर साम्राज्य। तो हम विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे और वहां पर भी बिल्कुल यही कहानी है जो दिल्ली सल्तनत में है। अलग अलग वंश आएंगे, संगम वंश आएगा, तुलुप वंश आएगा, तालुप वंश आएगा, अलग अलग वंश वहां पर आएंगे, उनके अलग अलग राजा होंगे और उनकी वास्तुकला भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर को पढ़ने के बाद बहमनी के बारे में पढ़ेंगे और बहमनी राज्य के विखंडन के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे बहमनी राज्य टूट जाता है और 5 अलग अलग राज्य वहां से बनते हैं, जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर। कैसे इनका विभाजन हुआ, कौन से वंश यहाँ पर शासन कर रहे थे, क्योंकि अब धीरे धीरे आप जब यहाँ पहुंचोगे ना, इस समय तक आप पहुंचोगे तो पुर्तगालियों से भी हमारा इतिहास जुड़ने लगेगा। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंच जाएगा, तो फिर आपको वो चीजें भी कहीं ना कहीं टच होंगी कि अच्छा पोर्चुगीज भी बीच बीच में पिक्चर में आने लगेंगे। ठीक है, फिर हम भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म के बारे में पढ़े थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर हम भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। भक्ति आंदोलन से प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हाल ही के समय में आप देखें तो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत रहे हैं, उनका क्षेत्र, उनकी रचनाएं, वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हमें भी इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा प्यारे दोस्तों। फिर हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत के प्रांतीय राजवंश अर्थात प्रोविंशियल डायनेस्टीज ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री।
हमेशा वही कहानी, छोटे छोटे राज्यों का उदय। जब एक बड़े साम्राज्य का विघटन होता है तो छोटे छोटे राज्यों की उत्पत्ति होती है। तो हमने वहां पर भी पढ़ा है, हमने गुप्तोत्तर काल में पढ़ा था, हमने मौर्योत्तर काल में पढ़ा था और हमने पूर्व मध्य काल में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हमें उन्हीं प्रांतीय राजवंशों के बारे में बेसिक जानकारी इकट्ठी करनी होगी। इसके बाद हम आ जाएंगे मुगल साम्राज्य अर्थात मुगल एम्पायर। अब ये भी एक बड़ा टॉपिक है, मुगल साम्राज्य बड़ा टॉपिक है साथियों। पहले हमें यहाँ का राजनीतिक इतिहास पढ़ना होगा, हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी होगी, जहां हम अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग बादशाहों के बारे में पढ़ेंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। एक और टॉपिक इसमें आता है परवर्ती मुगल शासक, तो हमें परवर्ती मुगल के बारे में भी पढ़ना होगा, लेटर मुगल रूलर्स के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। हम कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आधा यहाँ पढ़ लिया और आधा हम मॉडर्न में पढ़ रहे हैं, वो चीज़ हम यहाँ नहीं करेंगे। यहीं पर हम कंप्लीट करेंगे, भले ही हमको एक क्लास ज़्यादा लग जाए पर पूरा टॉपिक यहीं कंप्लीट होगा। फिर राजनीतिक इतिहास पढ़ने के बाद हमें प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना होगा, समाज सोसाइटी पढ़नी होगी, कला आर्ट पढ़ना होगा, अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी पढ़नी होगी। जैसे अकबर को मनसबदारी व्यवस्था के लिए जाना जाता है और वही मनसबदारी व्यवस्था अंततः मुगलों को ले डूबी, तो हम उसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। मराठा मेरा फेवरेट टॉपिक है, मराठा बहुत फेवरेट है साथियों, बहुत अच्छे से मुझे मज़ा भी आता है पढ़ाने में, मज़ा भी आता है और मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत कुछ हुआ है मराठा साम्राज्य में। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद जो पेशवा आए, उन्होंने बहुत किया है, तो उनके बारे में जब आप जानोगे तो ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये टॉपिक या तो हम पूरा आधुनिक में पढ़ लें या तो हम पूरा मध्यकाल में पढ़ लें, तो हम इसको पूरा मध्यकाल में पढ़ लेंगे, तो क्लासेस बढ़ जाएंगी हमारी यहाँ पर, लेकिन हम पूरा मध्यकाल में पढ़ लेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि छत्रपति महाराज को हमने यहाँ पढ़ा और फिर वहाँ हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, हम ये इसको पूरा खत्म कर देंगे। हम शुरू करेंगे मध्यकाल से और आधुनिक पे जाके खत्म कर देंगे। कैसे कि हम इसको आंग्ल मराठा युद्ध तक ले जाएंगे। पहले हम छत्रपति महाराज के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी महाराज के बारे में, अन्य छत्रपति के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पेशवाओं का इतिहास पढ़ेंगे, फिर हम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट। और जब मैं आधुनिक आपको पढ़ाऊंगा तो वहां बस मैं हिंट कर दूंगा, ऑलरेडी ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो चुका होगा प्यारे दोस्तों। तो ये दो टॉपिक बड़े रहेंगे, 3 टॉपिक, इसमें समय लगेगा। विविध तथ्य कुछ जो रह जाएगा उसको हम विविध में, मिसलेनियस में डाल देंगे। तो यहाँ पर भी प्राचीन भारतीय इतिहास की तरह ही हम सारे टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो छूट जाए। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा। इस तरह से हम प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं साथियों। ठीक है, कुछ जानकारी और मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारी जो क्लास है इसका पीडीएफ हमारे चैनल पर मिलेगा, शुभम गुप्ता पीडीएफ, ये हमारे चैनल का नाम है। आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पर सीधा आप शुभम गुप्ता पीडीएफ सर्च करेंगे, लगभग 1.25 लाख के आसपास के आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे साथियों। तो वहाँ पर जा कर के आप उसे एनरोल कर लीजिएगा, वहीं पर हमारी क्लास की लिंक मिलेगी और वहीं पर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। हमारी एप्लीकेशन भी है दोस्तों, शुभम गुप्ता एकेडमी के नाम से, जहां पर इतने कोर्सेज चल रहे हैं अलग अलग। एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच चल रहा है, हिस्ट्री इकोनॉमी का स्पेशल बैच चल रहा है, एमपीपीएससी का प्रीलिम्स बैच है और एक जीके जीएस फाउंडेशन बैच है। अभी उसमें मेरी हिस्ट्री की ही क्लास जारी है हर एक बैच में, ये जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी की कक्षाएं शुरू हो रही हैं प्रीलिम्स के लिए, जीके जीएस के लिए, वो सारी क्लासेस आपको पेड रूप में मिलेंगी। हिस्ट्री की क्लास हमारी यूट्यूब पर भी है और हिस्ट्री की क्लास हमारी ऐप पर भी उपलब्ध है प्यारे दोस्तों। तो ये कोर्सेज हैं, इनकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक के बारे में। और पहला टॉपिक है हमारा इस्लाम धर्म का उदय, ओरिजिन ऑफ इस्लाम। इस्लाम का उदय या ओरिजिन ऑफ इस्लाम। क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं जाएगी दोस्तों। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर इस टॉपिक में? सबसे पहले हम एक सामान्य जानकारी एकत्रित करेंगे
एक जनरल इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे जन्म हुआ, ये सारी चीजें। फिर हम ज्ञान प्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं। फिर हम मक्का से मदीना की उनकी जो यात्रा थी, जिसे हिजरत कहा जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस्लाम में 5 मान्यताएं कौन कौन सी हैं, इसको कहा जाता है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इसे कहा जाता है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और आखिर में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप प्रश्न लगा लीजिएगा तो ये टॉपिक कंप्लीट होगा। चले तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप समझ पाए मानचित्र की सहायता से, मैप की सहायता से, कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। ये बेसिक चीजें पहले जरा एक बार आप समझ लीजिए। देखिए, इस्लाम धर्म की जो शुरुआत है साथियों, ये 610 ईसा में हुई है। ये 610 ईसा में हुई है। 610 एडी में इस्लाम की शुरुआत हुई है, या इस्लाम का ओरिजिन हुआ है। और इस्लाम की जो शुरुआत हुई है, ये सऊदी अरब से हुई है। ये सऊदी अरब है। यहाँ पर आपको लाल सागर दिखाई दे रहा है, और ये फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ फारस है। और यहाँ पर जो जगह आपको दिख रही है, एक मदीना और दूसरी जगह है मक्का। ये 2 जगह सबसे ज्यादा पवित्र जगह हैं साथियों। मक्का और मदीना ये इस्लाम में सबसे ज्यादा पवित्र जगह हैं। तो इसी क्षेत्र से 610 ईसा में इस्लाम की शुरुआत हुई। यहीं से ओरिजिन ऑफ इस्लाम माना जाता है। तो अपेक्षाकृत आप देखें तो इस्लाम एक नवीनतम धर्म है, जिसकी शुरुआत सऊदी अरब में मक्का मदीना वाले क्षेत्र से हुई थी। और इस्लाम की स्थापना का श्रेय, या इस्लाम को शुरू करने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को। वो श्रेय जाता है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को। यही इस्लाम के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने ही इस्लाम को शुरू किया था। तो हमें इनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं जानकारी। सबसे पहले आप समझ पाएं कि इनका जो जन्म है, जो पैगंबर साहब का जन्म है, तो इनका जन्म 570 ईसा में मक्का में हुआ था, सऊदी अरब में। अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ मक्का है, यहाँ मदीना है। तो इनका जन्म 570 एडी में, 570 एडी में मक्का सऊदी अरेबिया में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम अमीना, इनकी पत्नी का नाम खदीजा, इनकी संतान फातिमा थी। और इनका विवाह अली से हुआ था, तो अली इनके दामाद हुए। अली का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। और इनकी जो मृत्यु है वो 632 एडी में मदीना, जो सऊदी अरब में आता है, वहीं पर हुई थी। तो ये बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। क्या क्या समझ में आया? सर, जो पैगंबर साहब हैं, हमें इनके बारे में पता चला कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ। रिपीट करेंगे, 570 एडी में मक्का में इनका जन्म होता है, सऊदी अरब में। इनकी जो पत्नी है, इनकी जो वाइफ है, उनका नाम खदीजा था, ठीक है। और जो खदीजा है, इनसे इनको एक पुत्री की प्राप्ति होती है, और पुत्री का नाम है फातिमा। और फातिमा का जो विवाह है, फातिमा का जो विवाह है वो अली से होता है साथियों। तो अली इनके दामाद हुए। ये प्लीज याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अली हैं वो इनके दामाद हुए। जो पैगंबर साहब की जो मृत्यु है वो 632 एडी में हुई थी, और इनकी मृत्यु मदीना में हुई। और मदीना भी कहाँ पर आता है? सऊदी अरब में आता है। मदीना भी कहाँ पर आता है? सऊदी अरब में आता है। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक बातें। अब हमें यह समझना है कि सर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। तो ये माना जाता है साथियों कि सऊदी अरब में एक हीरा नामक गुफा है। देयर इज अ केव कॉल्ड हीरा केव्स। और उस हीरा नाम की गुफा में पैगंबर साहब जाते हैं, और वहां ऐसा माना जाता है कि अल्लाह के फरिश्ते, अर्थात जिब्राइल, ईश्वर को अल्लाह कहा गया है इस्लाम में, तो अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल से उनकी मुलाकात होती है, और वो उनको एक पवित्र पुस्तक देते हैं, और उस पवित्र पुस्तक का नाम है कुरान। और पैगंबर साहब से वो कहते हैं कि इस पवित्र पुस्तक है, ये ईश्वर का आदेश है, और इसे तुम्हें पूरी दुनिया में फैलाना है। तो इस तरह से 610 ईसा में 610 एडी में
उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है और इसके बाद इस्लाम की शुरुआत होती है। इसके बाद इस्लाम शुरू होता है साथियों। अब ज्ञान प्राप्ति हो गई। अब एक जो बड़ी घटना इसमें मानी जाती है, इसके बाद वो मोहम्मद साहब कहलाए। अरबी में उन्हें नबी और रसूल कहा गया, फारसी में उन्हें पैगंबर कहा गया और यहीं से इस्लाम का उदय और प्रचार प्रसार होता है। इसी क्रम में एक घटना होती है कि वो मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। कई इतिहासकार और किताबें ये कहते हैं कि मक्का में उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि वो मदीना की तरफ चले गए, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो पहले से तय था, उन्हें वहां पर जाना था। जो भी बात है, पर उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की और ये यात्रा उन्होंने कई बार की। ऐसा नहीं कि एक बार यात्रा हुई है, मक्का से मदीना की यात्रा कई बार की। मक्का से मदीना तक की यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे हिजरत कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। हिजरत का अर्थ ही होता है मक्का से मदीना तक की यात्रा। तो 622 ईसा में सबसे पहली बार इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की और यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। यहीं से हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो हमने अलग अलग संवत पहले भी पढ़े हैं प्यारे दोस्तों, हमने अलग अलग संवत पहले भी पढ़े हैं। याद करिए आप, हमने विक्रम संवत पढ़ा है, हमने शक संवत पढ़ा है। तो हिजरी संवत जो है वो इस्लामिक कैलेंडर को बोला जाता है। तो इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी संवत बोलते हैं, जिसकी शुरुआत 622 एडी में हुई, 622 एडी में हुई, जब पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। व्हेन पैगंबर साहब ट्रेवल्ड फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्का टू मदीना। अंडरस्टूड? उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो एक बार हम सारी चीजों को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमें यह समझ में आया कि सर 610 एडी में, इसको यहीं से पढ़ते हैं कि सर मक्का में, जो मक्का है, यहीं पर पैगंबर साहब का जन्म होता है और यहीं पर 610 एडी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके हाथ में एक पवित्र पुस्तक है जिसे कुरान कहा जाता है, इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक। जिब्राइल, जिसे ईश्वर का दूत कहा गया, उन्होंने कुरान, जिब्राइल ने कुरान पैगंबर साहब को दी थी और यहीं से साथियों इस्लाम की शुरुआत होती है। उन्हें रसूल कहा गया, अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा गया। फिर 622 में, ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 622 एडी में पैगंबर साहब मक्का से मदीना की तरफ जाते हैं। इसे हिजरत कहा गया, ये सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है। कई बार उन्होंने ये यात्रा की है और यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत हुई और हिजरी संवत जो है वो एक इस्लामिक कैलेंडर है, वो एक इस्लामिक कैलेंडर है। तो ये बस बेसिक बातें हैं, आपको याद रखना है। तो जन्म कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। मृत्यु कहाँ पर हुई? मदीना में। मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु याद रखेंगे 632 में। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 एडी में। कहाँ पर? हीरा नामक गुफा, हीरा नामक गुफा में। इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक जो है साथियों वो कुरान है। इनके वाइफ का नाम खदीजा था। खदीजा से इनको एक पुत्री होती है जिसका नाम फातिमा है और फातिमा का जो विवाह है वो अली के साथ होता है, तो अली इनके दामाद हैं। ये सारी बातें याद रखिएगा क्योंकि ये रिलेशंस हम आगे यूज करेंगे, आगे हमें कुछ कंसेप्ट को समझने में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, मक्का में इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अल हरम और यहाँ पर बीचों बीच स्थित है काबा। बीचों बीच क्या स्थित है? काबा, जो कि एक घन आकार की इमारत है जो इस्लाम में सबसे पवित्र मानी जाती है। तो एक प्रश्न भी पूछा गया कि इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र मस्जिद कौन सी है? तो इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है मस्जिद अल हरम। कहाँ पर है? मक्का में है, सऊदी अरब में है और बहुत लोग यहाँ की यात्रा करते हैं। तो उस मस्जिद अल हरम जो कि सऊदी अरब के मक्का में है वो सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है इस्लाम की। प्यारे दोस्तों, काबा यहीं पर स्थित ये घन आकार की इमारत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म में 5 प्रमुख मान्यताएं हैं जिन्हें 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम धर्म में 5 प्रमुख मान्यताएं हैं जिन्हें 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहा जाता है। सबसे पहले है शहादा। नंबर 1 है शहादा। शहादा का मतलब होता है विश्वास की घोषणा, कि आप पैगंबर, अल्लाह,
कुरान, इनमें विश्वास करते हैं तो इसे शहादा कहा जाता है। शहादा के बाद आता है सलाह। सलाह का मतलब होता है नमाज या प्रार्थना। तीसरा होता है ज़कात। ज़कात मतलब दान, दान करना चाहिए एक व्यक्ति को। फिर होता है सवाम। सवाम का मतलब होता है रोजा या उपवास। और पांचवें नंबर पर आता है हज अर्थात तीर्थ यात्रा। पांचवें नंबर पर आता है हज अर्थात तीर्थ यात्रा। सदाह डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, सलाह नमाज और प्रेयर, ज़कात चैरिटी, स्वान फास्टिंग और हज पिलग्रिमेज टू मक्का। मक्का की जो पवित्र यात्रा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हज कहते हैं। तो ये इस्लाम धर्म में 5 पिलर है, ये 5 स्तंभ हैं इस्लाम के। कुछ और बातें आइए अन्य तथ्य में जानते हैं और फिर एक और मैं आपको कहानी सुनाता हूं और उसका टॉपिक हम खत्म करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इब्न ईशाक नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने पहली बार पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। इन्होंने पहली बार पैगंबर साहब के बारे में लिखा था। तो ऐसा माना जाता है कि जो बायोग्राफी है मोहम्मद साहब की, वो इब्न ईशाक नाम के एक व्यक्ति ने लिखी थी। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद उल मिलाद उन नबी मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद उल मिलाद उन नबी मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और पहले खलीफा बने अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान और चौथे हजरत अली। मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर माने गए। इसके बाद किसी को भी पैगंबर नहीं माना गया और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बंट गया। एक सुन्नी जो कि पैगंबर साहब की शिक्षाओं को फॉलो करते थे और शिया जो कि पैगंबर साहब के दामाद अली की शिक्षाओं को फॉलो करते थे। तो खलीफा जो शब्द है इसका अर्थ ये होता है साथियों, सबसे बड़ा धर्मगुरु। जो सबसे बड़े धर्मगुरु के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है वो है खलीफा। तो सबसे पहले जो खलीफा हुए वो अबू बकर हुए, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान और उसके बाद हजरत अली। ये 4 खलीफा हुए हैं इस्लाम में शुरुआती दौर में। और बाद में इन्हीं खलीफाओं ने शासन का स्थापना कर ली, साम्राज्य की स्थापना कर ली, जिनके अंडर में बहुत सारे शासक शासन किया करते थे, लेकिन सुप्रीम जो होता था वो खलीफा होता था। जैसे हम चर्चा करेंगे कि 712 एडी में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है तो वो ईरान के गवर्नर अल हज्जाज के अंतर्गत आता है भारत में आक्रमण करने के लिए। लेकिन वालिद जो उस समय खलीफा थे वो सबसे ऊपर थे। तो वालिद के अंदर अल हज्जाज है जो कि ईरान का गवर्नर है और उसके नीचे मोहम्मद बिन कासिम है जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो खलीफा का मतलब सबसे बड़ा धार्मिक पद है, सबसे बड़ी रिलीजियस पोस्ट है इस्लाम में दोस्तों। और जैसे ही पैगंबर साहब की 632 एडी में मृत्यु होती है, उसके बाद इस्लाम जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक है सुन्नी और दूसरा है सिया। अभी मैं पूरी कहानी मैं आपको सुन्नी और सिया के बारे में बताता हूँ। पूरी स्टोरी मैं आपको सुन्नी और सिया की बताता हूँ। सुन्नी जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो मुख्य रूप से पैगंबर साहब की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, और जो सिया है वो ये मानते हैं कि जो पहले खलीफा हुए वो शुरुआत के 3 खलीफाओं को नहीं मानते, वो पहले खलीफा हजरत अली को मानते हैं जो कि पैगंबर साहब के दामाद थे। तो अभी हम इस बारे में जानेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आई होंगी, यहाँ तक सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब एक बार मैं पूरा रिकॉल करा देता हूँ ताकि कुछ भी छूटे ना और आपको याद हो जाए। सबसे पहला, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? इस्लाम धर्म की उत्पत्ति सऊदी अरब में लाल सागर के पास स्थित मक्का नामक जगह से उत्पत्ति हुई। इस्लाम का संस्थापक किसे माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम का संस्थापक माना जाता है। इस्लाम की शुरुआत कब हुई? 610 एडी में, जब हीरा गुफा मक्का के पास पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं से इस्लाम की शुरुआत मानी जाती है। अगला, पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई? तो पैगंबर साहब की मृत्यु 632 एडी में मदीना नाम की जगह पर हुई थी जो सऊदी अरब में आते हैं। हिजरी संवत क्या है? 622 एडी में जब पहली बार मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसे हिजरत कहा जाता है, तो यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है जो कि एक इस्लामिक कैलेंडर है। इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिद कौन सी है? तो मस्जिद अल हरम जो कि सऊदी अरब के मक्का में स्थित है, वो इस्लाम की सबसे पवित्र
मस्जिद है जिसके बीच में घन आकार में एक आकृति है जिसे काबा कहा जाता है। साथियों, अगला प्रश्न आपसे है कि इस्लाम में कितने मुख्य स्तंभ माने गए हैं? तो 5 स्तंभ हैं। देयर आर 5 पिलर्स इन इस्लाम, जिसमें एक में नमाज अदा करना, विश्वास करना, हज की यात्रा करना, रोजे रखना, और दान करना, ये सब कुछ शामिल है। जैसे हज मतलब मक्का की यात्रा करना, सवाम मतलब रोजा रखना, ज़कात मतलब दान धर्म करना, ठीक है, शहाद मतलब विश्वास करना, फेथ करना चीज़ों के ऊपर, ठीक है साथियों। तो ये हमने डिस्कस किया कि 5 अलग अलग पिलर हैं। इब्न इशाक वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी थी, बायोग्राफी लिखी थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट जाता है, एक शिया और दूसरा सुन्नी। सुन्नी वो जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानते थे, और शिया वो जो कि उनके दामाद हजरत अली की शिक्षाओं को मानते थे। यहीं पर हमें यह भी दिखाई देता है कि मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे। उनके बाद सबसे बड़े धर्मगुरु का एक पद बनाया जाता है जिसे खलीफा कहा जाता है। पहले खलीफा जो हुए वो अबू बकर हुए, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान और चौथे हजरत अली। तो इतनी चीजें साथियों हमने अब तक पढ़ी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक बार ध्यान से इसको देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए साथियों, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी के जरिए आप शिया और सुन्नी के विवाद को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इनकी शुरुआत कैसे हुई और क्या विवाद है, क्योंकि हमेशा ये खबरों में बना रहता है टॉपिक। तो देखिए, हमने अभी अभी ये बात समझी कि 610 एडी में सऊदी अरब में जो मक्का वाली जगह है वहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है, और 622 एडी में जो मोहम्मद साहब हैं वो मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। इसी को हम हिजरत या हज के नाम से जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार यात्रा की, ये यात्रा उन्होंने कई बार की। तो 632 एडी में, जिस वर्ष मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई है, तो 632 एडी में मोहम्मद साहब अपने सभी अनुयायियों के साथ और अपने दामाद हजरत अली के साथ मक्का से मदीना की अंतिम यात्रा कर रहे थे। जब आप मक्का से मदीना की तरफ जाते हैं तो बीच में आपको एक मैदान मिलता है जिसे गदीर का मैदान कहा जाता है। वहाँ जुहफा नाम की जगह है सऊदी अरब में। तो गदीर के मैदान में सामान्यतः मोहम्मद साहब और जो हाजी हैं, हाजी मतलब जो हज करने वाले लोग हैं, उनके साथ वो वहाँ विश्राम किया करते थे। तो 632 में जब उनका अंतिम हज हो रहा था तो गदीर के मैदान में सब आराम कर रहे थे। तो वहीं पैगंबर साहब अपने दामाद अली को बुलाते हैं और उनका हाथ पकड़ के एक घोषणा करते हैं कि जिस जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला है। अब इस्लाम में इस घटना को लेकर के अधिकांश लोग सहमत हैं। फिर 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है। अब उनकी मृत्यु के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि अगला इस्लाम का नेता कौन बनेगा, कौन अगला लीडर बनेगा, कौन अगला मार्गदर्शक बनेगा। यहीं से रिफ्ट की शुरुआत होती है, यहीं से विभाजन की शुरुआत होती है। एक बहुत बड़े तबके का यह मानना था कि चूंकि पैगंबर साहब ने किसी को भी अपना स्पष्ट उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है, इसलिए योग्यता के आधार पर अगला नेता चुना जाना चाहिए और इस नेता को खलीफा कहा जाएगा, जो सबसे बड़ा धार्मिक नेता होगा। लेकिन दूसरा तबके का यह मानना था कि गदीर में जब उन्होंने कहा कि जिस जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं, तो वहां पर पैगंबर साहब का अर्थ यही था कि अगले उत्तराधिकारी हजरत अली अर्थात उनके दामाद होने चाहिए। यहीं से विभाजन की शुरुआत होती है। तो कुछ लोगों ने योग्यता के आधार पर पैगंबर साहब के ससुर अबू बकर को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और ये सुन्नी का मतलब होता है पैगंबर साहब की शिक्षाओं में विश्वास करते थे, तो ये सुन्नी कहलाए। दूसरे तबके ने ये माना कि चूंकि इन्होंने हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उन्होंने हजरत अली को अपना नेता माना और वो शिया कहलाए। तो अभी सिर्फ विभाजन हुआ है, अभी इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है ये भी समझना। तो शुरुआत में 4 खलीफा हुए,
अबू बकर आते हैं, अबू उस्मान आते हैं, ऐसे 4 खलीफा आते हैं और चौथे नंबर पर हजरत अली को खलीफा बनाया जाता है। चौथे खलीफा बने हजरत अली। शिया में एक परंपरा है कि शुरुआत के 3 खलीफाओं को वो नहीं मानते, उन्हें वो गासिब के नाम से बुलाते हैं। गासिब का अर्थ होता है हड़पने वाला। वो हजरत अली को ही वास्तविक खलीफा मानते हैं या अपना पहला इमाम मानते हैं। 661 में हजरत अली की मृत्यु कर दी जाती है और यहां से शिया और सुन्नी के बीच में विवाद बहुत गहरा हो जाता है। इतना ही नहीं, 680 में उनके बेटे हुसैन और उनके अनुयायियों को भी मार दिया जाता है। इसी शोक में मुहर्रम का आयोजन किया जाता है। तो कभी कहते हैं ना कि मुहर्रम की शुभकामनाएं नहीं दी जाती, क्योंकि मुहर्रम उस शोक को व्यक्त करता है जो हजरत अली, उनके बेटे हुसैन और उनके साथियों की मृत्यु से जुड़ा हुआ है। और यहां से शिया और सुन्नी के बीच में जो विभाजन था वो खूनी रंजिश में तब्दील हो गया, जो आज भी हमें दिखाई देता है। देखो, अगर आप शिया और सुन्नी की संख्या की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में लगभग 80 करोड़ के आसपास शायद मुसलमानों की संख्या है। इसमें से साथियों 80 से 85% सुन्नी मुसलमान है। 80 से 85% सुन्नी मुसलमान है। और सुन्नी मुसलमानों का जो सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है वो सऊदी अरब को माना जाता है। 10 से 15% के आसपास शिया मुस्लिम है और शिया मुस्लिम का जो केंद्र है वो ईरान को माना जाता है। ईरान शिया मुसलमानों का केंद्र है और सऊदी अरब जो है वो सुन्नी मुसलमानों का केंद्र है। भारत में भी जितने मुसलमान हैं लगभग 80% मुसलमान सुन्नी हैं, 15% के आसपास शिया हैं और 5% के आसपास में दाऊदी वहरा, अहमदिया जैसे अलग अलग धड़े शामिल हैं। तो सुन्नी मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है शिया मुसलमानों की तुलना में, पर विवाद इनके बीच में होता रहता है। तो बस एक कहानी के रूप में एक छोटी सी बात आपको याद रखना है कि कैसे शिया और सुन्नी की शुरुआत हुई, कैसे ये आगे बढ़े। तो अगली क्लास में साथियों हम चर्चा कर रहे होंगे भारत पर होने वाले पहले सफल मुस्लिम आक्रमण की, अर्थात अरबी आक्रमण के बारे में। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।